नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे क्या है उनकी राय। दरअसल इस चुनाव में, मतलब बिहार के चुनाव में, जो एक चौंकाने वाली घटना ये थी कि जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे सीमांचल के इलाके में दरअसल इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई असर नहीं होगा। ऐसे तमाम लोगों को जबरदस्त निराशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती है। और ये जीत 2020 में उनकी जीत के लगभग जैसी है। लेकिन तब उनकी पार्टी का गठबंधन पप्पू यादव की पार्टी के साथ था, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ था। तो लोगों को यह कहना था कि दरअसल पिछली बार 2 छोटी-छोटी पार्टियों के गठबंधन का फर्क पड़ा था, इस बार ऐसा नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीमांचल में 2 बार सफलता हासिल कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम तबका, जिसके बारे में कहा जाता है वो एक मुश्त वोट करता है, और इस चुनाव में लगातार कहा जा रहा था कि दरअसल वो महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ है और मजबूती के उसके साथ है, और चूंकि उसको मालूम है कि यही वो गठबंधन है जो बीजेपी को हरा सकता है या हराने की स्थिति में है, इसलिए वो इस बार ओवैसी के मोह जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उन सीटों पर जहां ओवैसी के कैंडिडेट मजबूत थे, वहां मजबूती के साथ उनका गया। तो क्या ये महागठबंधन के लिए कोई संदेश है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई संदेश है? क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए कोई संदेश है? और क्या वाकई में मुस्लिम तबके का अब कांग्रेस, महागठबंधन और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पार्टियों के प्रति कोई संदेश वो देना चाहती है कि अगर आप हमारे मुद्दों के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हमारी पॉलिटिक्स को नहीं करेंगे, तो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हम आपके पास नहीं आएंगे। बड़ा सवाल है, जानते हैं श्रवण जी इस बारे में क्या सोचते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, मैंने इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को कई एंगल से जो एक्सप्लोर किया है, उसमें एक एंगल ये है कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वहाँ की, बिहार की 17% के करीब, उसने कैसे बिहेव किया इस पूरे इलेक्शन में। और मुस्लिम पॉपुलेशन अब उत्तर प्रदेश में, असम में, केरल में कैसे बिहेव कर सकती है, बंगाल में, मतलब बंगाल में भी, असम में भी, केरल में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ से इंडिकेटर्स निकल कर आए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आरोप भी है यूट्यूब चैनलों पर भी, बहस में, कि महागठबंधन ने मुस्लिमों को कम टिकट दिए उनकी आबादी के हिसाब से। तो मैंने उस चीज को भी एक्सप्लोर किया है कि कम टिकट दिए वो ठीक है, मान लेते हैं एक बार के कम दिए पॉपुलेशन के हिसाब से, पर जिनको जितने दिए उनका क्या हुआ? उन्होंने क्या महागठबंधन की हार में कंट्रीब्यूट किया? जीत में तो नहीं ही किया। एनडीए ने टिकट नहीं दिए तो क्या फर्क पड़ गया? मतलब अगर आप देखें कि एनडीए ने कोई टिकट नहीं दिया, 101 सीटें बीजेपी ने नहीं दिया, 101 जेडीयू की 4 टिकट दिए, तो 101 और 101 202 हो गई। और कुशवाहा जी और माझी ने नहीं दिया, 12 वो हो गई, तो 213 ये हो गई। और उन्होंने नहीं दिया, 1 टिकट दिया शायद, 1 या 2 टिकट दिए एलजेपी ने। तो आप सोचिए कि एनडीए ने बिल्कुल टिकट ही नहीं दिए, और उसके बावजूद उनकी इतनी डिसाइसिव विक्ट्री क्यों हुई? और आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों ने, लेफ्ट पार्टीज ने टिकट दिए तो क्या हुआ? क्यों नहीं मिले इनको मुस्लिम पॉपुलेशन के वोट? जी। तो बिहार में अगर कहें कि कोई 1.25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 14 करोड़ की पॉपुलेशन में है, तो इस इलेक्शन से कई चीजें निकल कर आ रही हैं और वो काफी अलार्मिंग है। एक तो ये है कि जो एसआईआर का जो प्रभाव है वो बहुत ही डिसाइसिव तरीके से इसमें दिखता है। मुस्लिम वोट जो कम पड़े हैं या महागठबंधन को नहीं गए, या जहां मेजॉरिटी एरिया है वहां एमआईएम की जीत हुई है, और जहां
बाकी इलाकों में महागठबंधन के लोगों की जीत नहीं हुई, उनके कम टिकट देने के बावजूद नहीं हुई। और वैसे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के साथ भी यही हुआ कि उनकी 36% पॉपुलेशन है, उनको टिकट दिए जाने के बावजूद उनकी जीत, उनके कैंडिडेट्स की या महागठबंधन की जीत नहीं हुई। आप सोचिए कि 2019 में मुस्लिम एमएलए चुनकर 24 आए थे और वो 2020 में आके 19 रह गए और 2025 में 11 रह गए। अब आप अगर कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है देश में या बिहार में भी बढ़ रही है और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, महागठबंधन के साथ है, तो मुस्लिम एमएलए विधायक कम क्यों हो रहे हैं? अब हो सकता है अगले चुनाव में आपको लगे कि मुस्लिम कैंडिडेट्स जो चुन के आ रहे हैं वो 4 ही रह गए। जो 11 लोग चुने गए हैं अभी, 19 पिछली बार थे, अभी जो 11 चुने गए हैं उनमें भी आप देखिए कि बहुत यानी जो नोटिसेबल है कि उसमें आरजेडी के 3 हैं और कांग्रेस के सिर्फ 2 हैं और जेडीयू का 1 है। मतलब 4 जो दिए जेडीयू ने, पूरे एनडीए में जेडीयू ने जो 4 दिए, और एलजेपी ने शायद 1-2 दिए होंगे, तो मुझे पता नहीं। तो ये टोटल एनडीए की 243 सीटों में मुस्लिम कैंडिडेट्स अगर 4 या 5 या 6 दिए गए होंगे तो उसमें केवल जेडीयू का 1 कैंडिडेट जीता है। वामपंथी दलों का कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं है। तो जो हम देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि ये जो एसआईआर का जो असर हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन पर हुआ है, जो कि आरोप है कि 128 सीटों पर माइनॉरिटी वोट्स को और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वोट्स को, वल्नरेबल क्लासेस के वोट्स को हटाया गया। वो रिफ्लेक्ट होता है इन तमाम चीज़ों में कि वो चुन चुन कर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉइंट आउट की गई और वहाँ से एलिमिनेशन हुआ है, जो नज़र आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट जो मैं एक्सप्लोर कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो मैंने आपको कहा कि वेस्ट बंगाल में, असम में और यूपी में और केरल में इसका क्या असर होगा, तो क्या कांग्रेस जो एसआईआर का असर होगा, तो फिर ये जो अपोजिशन है इसकी क्या हालत होगी? पहली चीज ये, रूलिंग पार्टीज की क्या हालत होगी, मतलब वो खासकर केरल में क्या होगी और बंगाल में क्या होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपी में अपोजिशन का क्या होगा और असम में अपोजिशन का क्या होगा? क्योंकि ये, जैसा आपको मैंने बताया कि एमआईएम ने कुल 23 कैंडिडेट्स खड़े किए, 23 उम्मीदवार खड़े किए और 5 जीत गए। मतलब स्ट्राइक रेट उनका कोई 22-23% का था। और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू भी मिला लें 4 तो 32 है। तो 32 में से आप सोचिए कि 6 लोग जीते। स्ट्राइक रेट काफी कमजोर है, जबकि आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है 17%, वो अपोजिशन के साथ है। ओवैसी इस पूरे प्रकरण से बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड हैं वो ओवैसी हैं। मतलब महागठबंधन के जो दल हैं उनके लिए तो काफी इसमें सोचने की बात है, पर सबसे ज्यादा जो उत्साहित हैं वो ओवैसी हैं। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने ये कहते हैं कि अपोजिशन ने बीजेपी से लड़ने का जो सारा काम है मुसलमानों पर छोड़ दिया है। मतलब अपोजिशन मुसलमानों से, बीजेपी से लड़ना ही नहीं चाहता, बीजेपी के हिंदुत्व से लड़ना। दूसरा उनका कहना है कि अब हम लोग जो है सीमांचल को छोड़ने वाले नहीं है। तो अब ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा ये कि मैं असम के बारे में जब बताऊंगा आपको, तो उसमें असम में भी ये जा रहे हैं ओवैसी, वहां भी लड़ेंगे और बंगाल में भी हो सकता है कि चुनाव लड़ें। और ये आरोप तो है कि ओवैसी जो है वो प्रकारांतर से या पीछे के दरवाजे से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब एक जो चीज
समझ में आती है या नहीं आती है कि अपोजिशन के बारे में ये जो आरोप है कि आपने कम टिकट दिए, उसके बारे में उसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि जो आपको दिए 28 टिकट, कांग्रेस ने भी दिए और आरजेडी ने भी दिए, आरजेडी ने 10 दिए, कांग्रेस ने 6 दिए, क्या हुआ उनका, अल्टीमेटली क्या हुआ? और ये जो है ओवैसी 23 लोग खड़े करते हैं, 5 चुने जाते हैं, और आरजेडी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 19% का आता है। तो कंक्लूजन जो मेरे समझ में आ रहा है वो कई तरह के समझ में आ रहे हैं। वो ये आ रहे हैं कि एक तो इस चुनाव ने पोलराइजेशन को काफी स्ट्रांग किया है बिहार में, और उसका ये जो पूरे देश में जो अभी चल रहा है, जो रेडिकल इस्लाम का एक चेहरा जो प्रकट हो रहा है, उसका भी असर बिहार के चुनाव पर किस तरह से पड़ा, या पोलराइजेशन क्या वहाँ अंडर मतलब उसकी भीतरी सतहों में उसका देखा गया। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में या सीमांचल में या तो मुसलमानों ने मेजॉरिटी एरिया में ओवैसी को वोट दिया, उनके साथ गए, पर महागठबंधन के साथ वो डिसाइसिवली नहीं गए। मतलब 2,202 में से 128 सीटों को लेकर जो एक आरोप है, वो आरोप यही है कि या तो माइनॉरिटी के जो वोटर्स हैं उनको कम किया गया या ईबीसी को कम किया गया। अब अपन इसको दूसरे तरीके से देखें कि हम जब बात करते हैं कि 17% के करीब मुस्लिम्स हैं और उनको उनका रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है, मतलब मैंने आपको बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 11 सीटें रह गई, पिछली बार 19 थी। अब 3.45 पॉपुलेशन है, परसेंट पॉपुलेशन है राजपूतों की, उनको 32 एमएलए चुनकर आए। 2.31% पॉपुलेशन है वैश्यों की, बनियों की, उनके 26 एमएलए चुन के आए हैं। 2.87 भूमिहार हैं, उनके 23 एमएलए चुनकर आए हैं। और 3.66 ब्राह्मण हैं, उनके 14 एमएलए चुन के आए हैं। इन सबको आप कैलकुलेट कर दें तो ये करीबन 12% होते हैं, 12.29, और इनके 95 एमएलए आए। अब आप 17% मुस्लिम्स गेटिंग 11 एमएलए, 12.29% राजपूत वैश्य भूमिहार ब्राह्मण गेटिंग 95 एमएलए। तो एक जो मुस्लिमों का जो वोट है वो अपोजिशन को क्यों नहीं मिला, और दूसरा ये कि एक और जो पॉइंट मैंने कहा था वो ये कहा था कि कांग्रेस ने जो 36% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉपुलेशन है, उसको 5 सीटें दी, उसमें से 1 जीती। अब इसका क्या माने, मतलब मुस्लिम्स भी महागठबंधन को के साथ नहीं दिख रहे हैं, इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये मुझे कुछ इसमें अलार्मिंग संकेत एसआईआर को लेकर भी लगे, और मुस्लिम कंसोलिडेशन या मुस्लिम माइंडसेट को लेकर भी लगे, और ये जो एमआईएम का जो बढ़ता प्रभाव है, और मुस्लिमों ने एक नए तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू किया है, क्या उसका असर है? आप सोचिए कि बंगाल में 27% मुस्लिम है, 10 करोड़ की आबादी में करीबन 3 करोड़ के करीब मुसलमान है। वहाँ बड़ा डिसाइसिव रहने वाला है वहाँ। तो अब ये ओवैसी अगर वहाँ जाके भी चुनाव लड़ते हैं, असम में 1 करोड़ की आबादी में 35% मुस्लिम है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और वहाँ जो मुसलमानों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल, या कहें जिस तरह का भी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसने ये कहा है कि वो 35 सीटों पर ओवैसी के साथ चुनाव लड़ सकता है, एमआईएम के साथ। अब आप सोचिए
कि असम की 1 करोड़ की आबादी में 35% मुस्लिम्स हैं और वहाँ एक डिसाइसिव तरीके से पोलराइजेशन होने वाला है। केरल में मुस्लिम 27% हैं, उनकी आबादी 90 लाख के करीब है, टोटल पॉपुलेशन 3.5 करोड़ के करीब है, 3.25 करोड़, और 19% ईसाई हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ आशुतोष जी कि ये बिहार के चुनाव से मुझे जो कुछ थोड़ा सा सीख मिली है, समझने की बात मिली है, उसमें ये काफ़ी अध्ययन करने की बात है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम हो रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। क्या उसमें SIR की बड़ी भूमिका रही है? वो अगर रही है तो असम में और बंगाल में और यूपी में, और मैंने यूपी को टच नहीं किया समय के कारण, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूपी में मुसलमानों की और बड़ा डिसाइसिव रहता है वहाँ। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूपी में, केरल में और बंगाल में, ये 3 राज्य जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और असम में भी 4 राज्य। SIR का असर क्या इन 4 राज्यों पर उसी तरह का होगा जैसा बिहार में हुआ? तो क्या हमको क्या सोचना चाहिए इन आगे के लिए? अपोजिशन के कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचना चाहिए? अपोजिशन अलायंसेस के बारे में क्या सोचना चाहिए? और इस आरोप के बारे में क्या सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने कम उम्मीदवारों को, मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया या RJD ने दिया, जो कुछ एक सेकुलर लॉबी में इस तरह का आरोप लगता है। तो जिनको दिया भाई वो भी काफी हार गए, और ज्यादा देते तो और ज्यादा हार जाते। ये मुझे लगता है कि ये एक बहस का विषय है, और इसमें थोड़ा सा समय रहते, अगर समय हो तो और इस पर डीपली इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आज की बातचीत को हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी सर, कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कम करें, क्योंकि समय की बात में चिंता न करें अगर नहीं, आपको लगता मैं वही कई चीजें हैं जो इससे निकली हैं सोचने के लिए और परेशान करने वाली है। मतलब इसमें बिहार ने कई तरह से उद्वेलित किया है। मतलब मैं मोर आई थिंक अबाउट द रिजल्ट्स और उसका सर, डिसेक्शन जैसे जैसे एक चीज ये बताएं, क्या ये सेकुलर पार्टी से मुसलमान वोटरों का मोह भंग होना है, या और मुसलमानों का मुसलमान लीडरशिप को एक्सेप्ट करना, ये क्या संकेत करता है? दोनों है साहब, इसमें दोनों तीनों चीजें हैं कि अब मुसलमान इन ब्लॉक अपोजिशन के साथ जाने को तैयार नहीं है। ये इसमें से एक तो ध्वनि ये भी निकलती है। दूसरा, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस का जो वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट को गया, ऐसा लगता है। उन्होंने महागठबंधन को या अपोजिशन को सेकंड प्रेफरेंस में दिया वोट। तो इसमें भी जैसे JDU का एक कैंडिडेट भी कैसे जीत गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि भाई बीजेपी का 101 में तो कोई टिकट ही नहीं दिया। JDU ने भी पिछली बार के मुकाबले इस बार मुस्लिम कम कैंडिडेट दिए, 4 ही दिए, उसमें भी एक जीत गया। मतलब 25% का स्ट्राइक रेट JDU का। तो और RJD और कांग्रेस के कुल मिला के जो कैंडिडेट्स हैं 16 कैंडिडेट, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें उससे JDU का देखें, तो कई चीजें इसमें से निकलती हैं। और वो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उसका कोई एनालिसिस होगा सीमांचल का खासकर, या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज का जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं या पॉपुलेटेड एरियाज हैं, कि वहाँ वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, और जो डिलीशन हुआ है मतदाताओं का, वो इस तरफ, ये जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरफ दिखाते हैं कि डिलीशन बहुत ही सोच समझ के और साइंटिफिकली और सूझबूझ के साथ किया गया है कि किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है ये। तो इसमें जो सफरिंग है पूरी की पूरी, आप देख रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया कि 95 सीट्स जो हैं वो केवल 4 कम्युनिटीज की, जिनकी टोटल जो पॉपुलेशन है 12%, 12.5% है, उनको है। और उसके बाद जो कोहरी और कुर्मीज हैं उनकी भी अगर आप देखें पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीट्स मिली हैं वो कम मिली हैं। ये बड़ा एक चौंकाने वाला बिहार का जो रिजल्ट है वो कई चीजों को बताता है।
और मैं थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि जो बहस में जिन चीज़ों को पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं कि वो थोड़ा सा अतिरंजित है, मतलब वो सुपरफिशियली अटैक कर रहे हैं चीज़ों पर कि जैसे आज ही मान लो कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को लेकर ढेर सारे सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स ने और पूर्व राजदूतों ने, जजेस ने बयान जारी कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। अब एक कैंपेन चलेगा जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बचाने की कोशिश करेगा, और आप पाएंगे कि ये बढ़ने वाला है, मतलब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर ये अटैक बढ़ने वाला है कि वो इलेक्शन कमीशन को क्यों शक के दायरे में ला रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, अब बंगाल में, असम में और केरल में और यूपी में बहुत ही डिसाइसिव तरीके से ये रिजल्ट्स को चेंज कर देगा, पूरी के पूरे रिजल्ट्स को चेंज कर देगा, ऐसा फियर है। मतलब मैं कोई निर्णायक तरीके से नहीं कह रहा हूँ, पर जो बिहार के नतीजों का मैं, और ये एक जो बहस चलती है कि कम टिकट दिए मुसलमानों को, मेरा ये कहना है कि अगर बिल्कुल ही नहीं देते ना, तो मेरे ख्याल से महागठबंधन के रिजल्ट शायद और बेटर हो जाते, क्योंकि महागठबंधन के लोग इस चीज को पढ़ नहीं पाए कि एसआईआर ने कितनी तबाही की है, किन लोगों के वोट काटे हैं। और उन्होंने जो एक जैसे मल्ला की पार्टी के विकास, इसकी मुकेश सहनी की पार्टी के, अब आप 15 उनको सीट दिए, 15 की 15 हार गए। आप जरा पता कीजिए कि वहाँ जो डिलीशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है। बड़ा साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली मुझे लगता है कि वोटर्स को की छटनी हुई है, ऐसा फियर है मुझे, क्योंकि और बढ़े हैं वोटर्स, जो बढ़े हैं वो भी सिस्टमेटिकली बढ़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जो इसका, इसमें जो एनालिसिस हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपने चूंकि कहा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ अपनी बात को, कि प्रशांत किशोर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने पूरा एम्फेसिस उनका 10,000 रुपए का था। 10,000 रुपए क्यों क्यों दिए, आप ये रुपए कहाँ से लाए? वर्ल्ड बैंक का पैसा आपने 14,000 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया। स्वरोजगार योजना के लिए जो आपने प्रॉमिस किया है कि 2 लाख रुपए देंगे, वो दे के बताइए। अगर आप इतने भी लोगों को दे देंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, ये छोड़ दूंगा राजनीति। उनसे जब सवाल पूछा वोट चोरी का, तो एक जवाब नहीं दिया उन्होंने, कन्नी काट गए पूरी तरह से प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जो किसी ने, मुझे नहीं पता दी कि नहीं दी, कि उनका पूरा अटैक जो था नीतीश कुमार पर था, कि नीतीश कुमार कैसे जीत गए, उनको 25 सीटें भी नहीं मिलती अगर ये 10,000 नहीं हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों मिल गई इतनी सीटें, उनका अटैक बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें क्यों मिल गई, वो नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। दूसरी चीज, वो वोट चोरी के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी ने, एसआईआर ने इम्पैक्ट किया। बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये जो बिहार का चुनाव है, इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका और ओवैसी की पार्टी की भूमिका और ये जो एसआईआर है उसकी भूमिका, जीविका दीदियों की भूमिका और एसआईआर की भूमिका, जीविका दीदियों की भूमिका, ये तमाम जो चीजें हैं, ये एक बड़ी लेबोरेटरी की तरह इसको ट्रीट किया गया है बिहार को। और ये अगर मल्टीप्लाई होता है बाकी जगह पे, एक मिल गया इनको, फार्मूला मिल गया, तो बहुत इसका इम्पैक्ट। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बंगाल में चूंकि विपक्ष की हुकूमत है, वहाँ ये चीजें नहीं हो पाएगी, केरल में भी विपक्ष की हुकूमतें नहीं हो पाएगी, पर असम में जरूर इसका असर हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि इन्हीं की हुकूमत है, वहाँ हो सकता है। तो लोकसभा के लिए जो डिसाइसिव स्टेट्स रहेंगी
उसमें असम का और यूपी का और बिहार का ही रोल रहेगा। बंगाल का बीजेपी के संदर्भ में भी बंगाल का, तमिलनाडु का और केरल का उतना रोल नहीं रहेगा। तो उनको चाहिए भी, बीजेपी को अपनी मेजोरिटी के लिए यही राज्य चाहिए जहां 40 सीटें बिहार की हैं, 80 उत्तर प्रदेश की हैं, 17 असम की हैं। तो आशुतोष जी, ये इसका एनालिसिस जो है ना बिहार के चुनाव का, कई तरीकों से मेरे ख्याल से लोग कर भी रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। तो मैंने एक थोड़ा सा एक अलग तरीके से चीजों में झांकने की कोशिश की, पर मैं कह नहीं सकता कि मेरा जो एनालिसिस है परफेक्ट है, पर एक मुझे कुछ सोचने का मौका मिला कि इसमें आगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ सकती है। और आगे का रास्ता, मैंने जैसे कहा राहुल पर जो हमला शुरू हुआ, ईसी की क्रेडिबिलिटी को लेकर जो हो रहा है कि वोट चोरी से पूरा ध्यान हटाना, मतलब शरद पवार भी वोट चोरी से ध्यान हटा रहे हैं और प्रशांत किशोर भी हटा रहे हैं, दोनों 10,000 रुपए पर केंद्रित कर रहे हैं। मतलब शरद पवार जैसा नेता भी वोट चोरी पर बात नहीं कर रहा है। आप देखिए कि उन्होंने भी 10,000 की बात की और प्रशांत किशोर भी 10,000 की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए ना, इसको मैं कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, पर कुछ है, बड़ी चीज है जिसने हमारी पूरी पॉलिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से अब आगे के लिए बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। तो ये कांग्रेस पर हमला चल रहा है अभी तो चारों तरफ से, मतलब डिबेट्स में भी कांग्रेस पर चल रहा है। ये कांग्रेस पर हमला बंद होना चाहिए। कांग्रेस का, इससे राहुल पर हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पर हमले, आप देखिए ना क्या ये जो पूरे एनालिसिस हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन और पूरा का पूरा एलिमिनेशन और ये तमाम चीजें, ये क्या बताता है? इसमें राहुल की भूमिका क्या है? आप, महागठबंधन ने इतनी सीटें दी, मुस्लिम्स को क्या हुआ? ईबी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को दी, उसका क्या हुआ? क्यों हुआ? मतलब कारण क्या है? तो कई फैक्टर्स नजर आते हैं। तो हम आज की चर्चा, ठीक है सर, इजाजत हो तो बंद करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।